तो चलिए बात करते हैं उस दौर की जब भारत के संविधान की मांग ने एक नया और आक्रामक मोड़ लिया। एमएन रॉय और कांग्रेस की शुरुआती डिमांड्स तो आपको याद ही होंगी, लेकिन 1938 से 1940 के बीच के वो 2 साल, सच मानिए उन 2 सालों की उथल-पुथल ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। आइए इस ऐतिहासिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात हालात बदल दिए। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट आता है 1938 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही बेबाक ऐलान किया। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि भाई आजाद भारत का जो संविधान बनेगा ना, वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा। मतलब नो आउटसाइड इंटरफेरेंस, अंग्रेजों का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये कोई छोटी-मोटी रिक्वेस्ट नहीं थी, ये सीधे-सीधे एक अल्टीमेटम था। अब यहाँ एक टर्म आता है एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार। इसका सीधा सा मतलब क्या है? सोचिए, इसका मतलब था कि भारत की जनता खुद अपने संविधान निर्माताओं को चुनेगी। फुल डेमोक्रेटिक पावर। ब्रिटिश सरकार का इसमें जीरो, मतलब बिल्कुल शून्य दखल होगा। ये पूरी की पूरी सत्ता सीधे जनता के हाथों में सौंपने की मांग थी। और इसके बाद तो जैसे चीजें फास्ट फॉरवर्ड में चलने लगी। 1938 में नेहरू जी ने यह कड़ा स्टैंड लिया ही था कि अगले ही साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और फिर इसी ग्लोबल क्राइसिस के प्रेशर में आकर 1940 में अंग्रेजों को अगस्त ऑफर लाना पड़ा। मतलब हालात इतने बेकाबू हो गए कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। हुआ दरअसल ये था कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि ब्लंडर कर दी। विश्व युद्ध शुरू होते ही उन्होंने भारतीयों से बिना पूछे, बिना एक बार भी कंसल्ट किए पूरे भारत को इस भयानक युद्ध की आग में धकेल दिया। अब आप ही बताइए, बिना मर्जी के किसी को इतने बड़े युद्ध में घसीट लिया जाएगा तो गुस्सा तो फूटेगा ही ना। और बिल्कुल वही हुआ। भयंकर गुस्सा फूटा। भारतीय नेताओं ने साफ कह दिया कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है और हम किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। और सबसे अहम बात, अब मांग आधी अधूरी आजादी की नहीं थी, अब डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की। अब उससे कम पर कोई बात नहीं होने वाली थी। अब अंग्रेज बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें युद्ध में भारतीयों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए था। तो फिर 8 अगस्त 1940 को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लिलिथगो एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला लेकर आते हैं, जिसे आज हम इतिहास में अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। ये अंग्रेजों की तरफ से सपोर्ट पाने की एक बहुत ही डेस्परेट, यानी हताश कोशिश थी। और पता है इस ऑफर में सबसे खास बात क्या थी? ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों ने पहली बार, जी हां ऑफिशियली पहली बार, ये माना कि भारतीयों के पास अपना खुद का संविधान बनाने का पूरा अधिकार है। इतने सालों की जो लंबी और कठिन लड़ाई थी, उसमें ये एक बहुत बड़ी जीत थी कि ब्रिटिश हुकूमत को फाइनली ये बात माननी ही पड़ी। लेकिन जैसा कि अंग्रेजों की पुरानी आदत थी, इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच था। उन्होंने संविधान बनाने का हक तो मान लिया, लेकिन जो ऑफर दिया वो था डोमिनियन स्टेटस। मतलब सरकार आपकी रहेगी, लेकिन सबसे ऊपर बॉस ब्रिटेन ही रहेगा। अब आप सोचिए, कहां भारतीय नेता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और कहां ये आधा अधूरा डोमिनियन स्टेटस। दोनों बातों में तो जमीन आसमान का फर्क था। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस चाल में कहां फंसने वाली थी। उन्होंने इस अगस्त ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। वर्धा में एक बेहद क्रिटिकल मीटिंग हुई और उसमें बिना किसी झिझक के वायसरॉय लिलिथगो के इस ऑफर को मानो डस्टबिन में डाल दिया गया। क्लियर मैसेज था कि शर्तों वाली ये आधी अधूरी आजादी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस रिजेक्शन को नेहरू जी ने अपने एक बहुत ही मशहूर और कड़क बयान से समअप किया। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का विचार अब पूरी तरह से मर चुका है, डेड एज अ डोरनेल। बस बात खत्म। अंग्रेजों के लिए एक सीधा अलर्ट था कि समझौते के दिन अब हमेशा के लिए लग चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को एक साथ रखकर देखें, और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स एनडीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो इन टाइमलाइंस को जरूर ध्यान में रखें। 1895 के शुरुआती विजन से लेकर 1934 में एमएन रॉय की ऑफिशियल डिमांड तक, फिर 1938 में नेहरू जी का बिना किसी दखल वाले संविधान का स्टैंड, और फाइनली 1940 का अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर भले फेल हो गया हो, लेकिन उसने एक बात तो पक्की कर दी थी कि अब भारत का अपना संविधान तो बनकर ही रहेगा। ये रास्ता एकदम साफ हो चुका था। अब डोमिनियन स्टेटस वाला ब्रिटिश दांव तो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया था। तो अब हमारी इस ऐतिहासिक चर्चा के अगले हिस्से के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगस्त ऑफर के फेल होने के बाद हार मान चुके अंग्रेजों ने अगला कौन सा पैंतरा चला? क्या क्रिप्स मिशन उनकी एक और चाल थी?